Hello everyone, let's start chapter number 3, History of Class 8, and the chapter name is Ruling the Countryside. First of all, I will tell you what is the meaning of countryside. Countryside means rule over village area. So, the first topic is the company becomes the दीवान. कंपनी क्या बन गई थी? दीवान बन गई थी. दीवान मीन्स होता है कंपनी को एक राइट मिल गया था रेवेन्यू कलेक्ट करने का. ठीक है. सो कंपनी क्या बन गई थी? 1765 में कंपनी हैड अ राइट ऑफ दीवानी. नाउ ऑन 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ था? जो मुगल एम्परर थे, दैट टाइम द मुगल एम्परर वो शाह आलम. If you want to write down, then you can write down Shah Alam was the emperor that time and he appointed company to become a दीवान. ठीक है. और दीवान ऑफ बंगाल जो, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके टाइम पीरियड में. तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो इस जो ये टाइम था इसको कैप्चर करना चाहते थे. सो दैट्स वाई उन्होंने एक पेंटिंग बनवाई थी इस इवेंट को और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए और अपनी मेमोरेबल बनाने के लिए. तो उन्होंने एक दरबार लगाया था वहाँ पे. सी दिस पिक्चर हियर, शाह आलम इज़ गिविंग द राइट ऑफ दीवानी टू रॉबर्ट क्लाइव. तो जो रॉबर्ट क्लाइव है एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ, उन्होंने किसकी दीवानी उन्होंने एक्सेप्ट की थी? बंगाल की, बिहार, उड़ीसा from the Mughal rulers in 1765. So, जो as a दीवान the company became the chief financial administrators बन गई थी. ठीक है. उनके अंडर टेरिटरीज आ गई थी उनके अंडर. अभी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये सारा अब काम किसका देखना था? कंपनी का था. तो अभी जो कंपनी थी उसने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी जो उनके एक्सपेंसेस थे, जो अपनी ट्रेडिंग को एक्सपैंड करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, वो सारे कहाँ से कलेक्ट करने लगी? वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से, वहाँ से ही वो कलेक्ट करने लगी. तो जो कंपनी की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? सॉल्व होनी स्टार्ट हुई. मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया कंपनी थोड़ी और सतर्क होने लगी. ठीक है. अपनी अथॉरिटी को लेके कंपनी एक एलियन पावर थी, मींस दैट बिलोंग्स टू अदर कंट्री. तो कंपनी को क्या ज़रूरत थी? उनको ज़रूरत थी जो पास्ट में जिन्होंने कंट्री साइड पे रूल किया था उसको थोड़ा स्टडी किया उन्होंने. इसलिए इसी तरह से वो अपनी अथॉरिटी को और प्रेस्टीज को एंजॉय करने लगे. ठीक है. तो उन्होंने जो लोकल पावर थी उनको धीरे धीरे अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दिया. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी ने कंट्री साइड को कॉलोनाइज किया था, अपने कंट्रोल में किया था. रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या सेटलमेंट की थी. ठीक है. लोगों के राइट्स को कैसे रीडिफाइन किया था और जो क्रॉप्स थी उनको कैसे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ग्रो करवाया था लोगों से. नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी. अभी कंपनी क्या बन गई थी? एक दीवान बन गई थी. बट कंपनी डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी. बट जो कंपनी का मेन मोटिव था जिसके लिए कंपनी इंडिया में आई थी वो था ट्रेडिंग करना. तो वो एक लार्ज रेवेन्यू, लार्ज इनकम चाहती थी. ठीक है. इंडिया से. बट वो सारा ये सब कुछ करने में क्या थी? पॉसिबल नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि एग्रीकल्चर की कंडीशंस अच्छी नहीं थी. वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो इतना उनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं थी. तो उनको जो पीजेंट्स थे वो जो रेवेन्यू देते थे, जो टैक्स देते थे अपनी फसलों पे, वो कम होता था. तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने ना एक सेटअप स्टार्ट किया. कंपनी पहले क्या करती थी? कंपनी को प्रॉफिट होने लगा. कंपनी पहले कॉटन और सिल्क जो इंडिया से जो परचेज़ करते थे उनको ब्रिटेन में भेजते थे. तो उसके बदले में कंपनी गोल्ड और सिल्वर यहाँ देते थे.
ठीक है, यहाँ के मर्चेंट्स को, और उसके बदले में कॉटन और सिल्क लेते थे। बट जब कंपनी को दीवानी का राइट मिल गया तो कंपनी ने अब ये ऐसा करना बंद कर दिया। ठीक है, तो जैसे कॉन्टीन्यूसली वो कलेक्ट करने लगे रेवेन्यू, तो जो बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो डीप क्राइसिस में चली गई, उनको लॉस होने लगा। जो आर्टिस्ट लोग थे उनसे जो वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लेने लगे। जो किसान थे वो भी अनेबल हो गए टैक्सेस देने के। और क्या होने लगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो था वो कोलैप्स होने लगा, उसकी कंडीशन डाउन होने लगी। देन 1707 में एक फेमाइन आया था जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, और 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो वाइप्ड अप हो गई थी, क्लियर हो गई थी वहाँ से। नाउ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अभी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ये सोचा कि कैसे जो इंडिया में एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी सेटअप की थी, ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की थी, लैंड पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, लोगों को इनकरेज किया था अच्छी खाद, अच्छे बीज वगैरह मतलब यूज़ करने के लिए। तो ये कैसे हो सकता था, कंपनी के ऑफिशियल्स में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई, वाद विवाद हुए। तो एट लास्ट कंपनी ने एक परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इन 1793 जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, ये इसके क्या बने थे, वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। तो इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो राजा और जो तुगलकदार थे उनको ज़मींदार बोला जाने लगा, और उनको एक राइट दिया गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसानों से। ठीक है, तो वो उनको ना एक पर्टिकुलर जैसे कि अमाउंट फिक्स कर दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस एरिया से हमने 2 लाख रुपीज़ कलेक्ट करने हैं, तो चाहे वहाँ पे फसल हो या बहुत ज़्यादा हो, तो मतलब रूलर्स और राजा और ज़मींदार तुगलकदार को वो 2 लाख देने ही देने हैं कंपनी को उस एरिया के। तो एक फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो जो राजा और तुगलकदार थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और उनके बदले उनको पे मिलती थी। तो एक रेगुलर फ्लो कंपनी चाहती थी कि उनको पर मंथ उनको इनकम मिलती रहे, उनका काम होता चला जाए। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आई इस सेटलमेंट में। जो परमानेंट सेटलमेंट थी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। अभी जो कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर दैट जो ज़मींदार थे वो मतलब उनको एक फिक्स रेवेन्यू देना होता था कंपनी को, तो उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए ज़मीन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उन्होंने फिक्स्ड एफर्ट नहीं किए। ठीक है, तो जो भी ज़मींदार मतलब रेवेन्यू नहीं दे पाता था उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो एट लास्ट एंड में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जो ज़मींदार थे उनसे उनकी अथॉरिटी को छीन लिया गया। और बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ था, सिचुएशन चेंज हो गई थी। ठीक है, तब जो एग्रीकल्चर थी उसकी कंडीशन अच्छी होने लगी, मार्केट में प्राइस बढ़ गए, और कल्टीवेशन स्लोली एक्सपैंड होने लगा, तो इनकम ज़्यादा होने लगी। तो ज़मींदारों को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, अच्छी इनकम होने लगी। बट ज़मींदार जो थे वो तो एक फ़िक्स अमाउंट देते थे कंपनी ऑफिशियल को, तो किसको नुकसान हुआ, ये उन्होंने मतलब डिस्कवर्ड किया, एक सर्वे किया कि कंपनी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अभी इवन देन द ज़मींदार जो थे डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। कुछ जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी लैंड को क्या किया था, खो दिया था। ठीक है, अभी वो जो दूसरे थे वो रिस्क फैक्टर पे मतलब अर्निंग कर रहे थे। जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीन टेनेंट को रेंट पे दे दी हुई थी। ठीक है, और वो कोई इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी लैंड को क्या करने के,
और दूसरी तरफ क्या था कि विलेजेस में जो कल्टीवेटर्स थे उनको ये जो सिस्टम था ये ज़्यादा ही बर्डन वाला लग रहा था, और जो वो रेंट पे करते थे ज़मींदार को वो क्या था, वो हाई था, जबकि जो उनके राइट्स थे ज़मीन पे वो उनको लेके सिक्योर थे। तो रेंट पे करने के लिए उनको हमेशा मनी लेंडर्स थे, लोन लेना पड़ता था, जो कि हमेशा वो देने में चूक जाते थे, फेल हो जाते थे, तो उनसे वो ज़मीन का हक छीन लिया जाता था। नाउ अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड, एक न्यू सिस्टम लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस्ड किया गया by the early 19th century. Many of the company officials were